Hello students, welcome everyone. So students, from today we will start with the new chapter, that is the chapter 50, probability. देखिए probability word का simple सा meaning होता है, that is the word related to the chance. The probability that is also named as the word chance. कुछ बेसिक थ्योरी पॉइंट पहले जानते हैं कि probability word क्या मीनिंग रखता है. देखिए चैप्टर है, अगर यूनिट है मैथ्स के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी, तो नो डाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो करना ही है, लेकिन उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे आने से पहले इस वर्ड को थोड़ा सा डिफाइन करना सीखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जिसका मतलब चांस होता है वो क्या रीजन है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती है आपके, प्रैक्टिकली आप जब बात करते हैं तो आप किसी सिचुएशंस के यस या नो के बारे में जब कोई क्वेश्चन अराइज करते हैं तो वो यस या नो का जो क्वेश्चन होता है, ना तो आप एग्जैक्टली यस के लिए कह सकते हैं, ना आप एग्जैक्टली नो के लिए कह सकते हैं, क्योंकि अगर यस होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन का आंसर तो उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स होंगे जो उस कंडीशन को फेवर और डिसफेवर करेंगे. और अगर क्वेश्चन नो के लिए अराइज किया गया, मतलब अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नो भी होगा तो उसमें भी कुछ ऐसे रीजन होंगे, कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो उसके फेवर को, मतलब उसकी कंडीशंस को फेवर या फिर डिसफेवर डिसलाइक करते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे मौसम की बात करते हैं, वेदर की बात करते हैं कि मौसम को देखते हुए कई बार ऐसा लगता है दैट टुडे इट विल बी रेन और नॉट. तो ये जो कंडीशन है टुडे इट विल रेन और नॉट, अब क्या कहेंगे इसके लिए? पॉसिबिलिटी यस भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी नो भी हो सकता है, क्योंकि पता थोड़ी है कि सर्टेन कोई इवेंट पर्टिकुलर जिस कंडीशन के बारे में बात करें वो इस टाइप का पर्टिकुलर सिचुएशंस है जिसमें यस के लिए भी कुछ कंडीशंस फेवर करते हैं और नो के लिए भी कुछ कंडीशंस फेवर करते हैं. तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के आंसर यस या नो में, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर कॉइन को एक टॉस किया जाता है, सॉरी अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है, द आउटकम विल कम एज अ हेड और टेल. आएगा तो सही, लेकिन होगा या नहीं होगा इसके लिए क्या कंडीशन है? तो ये यस या नो के जो भी पर्टिकुलर कंडीशंस की, मतलब जो यस या नो को लेते हुए जो कंडीशंस अराइज होते हैं, इन्हीं कंडीशंस को आंसर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए, इन्हीं कंडीशंस को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन का, उस पर्टिकुलर इवेंट का क्या कैलकुलेट करना सिखाया जाता है? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सिखाया जाता है, जिसका मतलब होता है चांस. इज इट क्लियर? अब बात ये होती है कि जब किसी कंडीशन, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या चांस कैलकुलेट करते हैं तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डिजाइन होता है. उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करते हुए आप किसी भी पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए, किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका, दैट द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द P ब्रैकेट में E, दैट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी तो पूरा नहीं लिखते हैं, लैंग्वेज कंप्लीट नहीं लिखते, सीधा उस कंडीशन को लिख के और उसका एक्सप्रेशन लिख देते हैं PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? द फॉर्मूला एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, number of favorable outcomes divided by the total number of outcomes. तो ये फॉर्मूला मैंने एक बार लिखा है, बार बार नहीं लिखूंगा. आपको क्वेश्चन में एक टाइम, अगर एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा पार्ट है तो एक बार फॉर्मूला एक्सप्रेशन लिखना है और हर बार इस कंडीशन को फॉलो करते हुए रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं. तो किसी भी प्रोबेबिलिटी के चांसेस की अगर बात कर, मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी या चांस की अगर बात करें तो उसको कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला एक्सप्रेशन है दैट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल, तो ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं. प्रोबेबिलिटी हमेशा काउंटिंग नंबर्स पे कैलकुलेट होता है, ध्यान रखिएगा. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर काउंटिंग बताना है, कौन कौन से वो नहीं. Which are the favorable outcomes, that is not the conditions, वो तो आपको लिखने हैं, लेकिन जितने फेवरेबल आउटकम्स है फिर उनको काउंट करना है, तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, पर्टिकुलर हर कंडीशन में जितने उस कंडीशन को फेवर करने वाले आउटकम्स होते हैं उनको बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो जिस सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं उसमें टोटल कितने आउटकम्स हैं, उन टोटल आउटकम्स में से कितना आउटकम्स है जो आपके उस क्वेश्चन की कंडीशन को फेवर करते हैं, सो उनका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड नंबर, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा,
एक एग्जांपल लेते हैं, उसे समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू में मिनिमम क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है और प्रोबेबिलिटी के वैल्यू का मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमेशा फ्रैक्शनल होता है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू 0 से कम भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, तो ऐसे काफी सारी पॉसिबिलिटीज होती है। एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज दैट इफ अ डाइस इज थ्रो, समझना इस बात को प्रैक्टिकली, आपने एक प्लेइंग डाइस को थ्रो किया, तो प्लेइंग डाइस को थ्रो करने पे आपको पता है कि आउटकम्स में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, इतना आप सब जानते हैं। अगर मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं तो एक डाइस के थ्रो करने पे जो डाइस को आप थ्रो करते हो तो आउटकम्स में पॉसिबिलिटीज होती है पर्टिकुलर 6 नंबर्स के आने की। कौन कौन से वो 6 नंबर्स होते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है आउटकम में, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो जो आउटकम्स में नंबर आ सकते हैं इनको बोलते हैं सैंपल स्पेस। कुछ टर्म्स है वो भी आप सीखते रहिएगा। जो आउटकम्स में नंबर्स आते हैं, जो आउटकम्स में डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं, दीज आउटकम्स और दीज एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। कहते हैं ना सैंपल क्या क्या है, तो डाइस को थ्रोन करने पे सैंपल क्या क्या है? सो सैंपल स्पेस आर वैल्यूज 1 2 3 4 5 6। These are the particular numbers called as sample space. ये particular numbers होते हैं जिनको आप sample space के एक नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Is it clear? The second point, इन सभी नंबर्स को सैंपल स्पेस आपने बोला। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे what is the probability if a dice is thrown to getting a number 0, नंबर 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप बहुत सरप्राइज होंगे कि सर ये क्वेश्चन, डाइस को थ्रोन करने पे कोई ना कोई नंबर ही तो आएगा, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 0 दैट इज अपीयर ऑन द डाइस। जो भी डाइस पे नंबर अपीयर होगा वो 0 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6। तो क्या मतलब हुआ? मतलब डाइस पे नंबर 0 आने के लिए, ग्रेटर देन 6 आने के लिए, या कुछ और बोलूं तो ये दोनों कंडीशन इस टाइप की है जिसमें आपको पता है कि जो आउटकम्स में नंबर आते हैं उनमें से कोई भी ऐसा आउटकम नहीं है जो आपकी इन कंडीशंस को फेवर करे। क्यों? क्योंकि डाइस पे 0 होता ही नहीं है, तो आउटकम में 0 कैसे आ सकता है? ग्रेटर देन 6 जब नंबर होता ही नहीं है, 7 8 9 10 कोई भी नंबर डाइस पे होता ही नहीं है, सो हाउ इट कैन बी इन द आउटकम्स? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इवेंट परफॉर्म तो जरूर किया, लेकिन उस इवेंट के परफॉर्म करने पे जो उसके आउटकम्स उस कंडीशन को फेवर कर रहे हैं, जो उसके सैंपल स्पेस उसके कंडीशन को फेवर कर रहे हैं, वो इस टाइप के हैं जो आपके कंडीशंस की प्रोबेबिलिटी को फेवर नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके लिए उस कंडीशन में फेवरेबल आउटकम 0 हो गया और टोटल आउटकम 6 हो गया। तो जब भी आप 0.6 करेंगे, दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू वी गॉट? दैट इज द 0/6 0। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन आपने पुटअप किया उस कंडीशन में अगर कोई भी आउटकम आपकी कंडीशन को फेवर नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी वैल्यू आपका 0 कैलकुलेट होगा। प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या कैलकुलेट होगा? 0 कैलकुलेट होगा, ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, सेकंड पॉइंट के अंदर अब मेरा क्वेश्चन अगर आपसे ये है, what is the probability of getting a natural number on the top of the dice? If a dice is thrown, what is the probability of getting a natural number on the top of the dice? अब बताइए क्या बात कर लेंगे। अगर आपने डाइस को थ्रो किया तो आउटकम्स 1 to 6 में से कोई एक नंबर आएगा टॉप ऑफ द डाइस। अच्छा, दैट इज अ नेचुरल नंबर। तो इतना तो सबको पता है कि 1 to 6 सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जैसे नेचुरल नंबर होते हैं। इसका मतलब जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया गया है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इन 6 सैंपल स्पेस में से अगर कोई भी आउटकम टॉप ऑफ द डाइस आता है, दैट विल बी इन द फेवर ऑफ योर कंडीशन। क्यों? क्योंकि 1 आएगा तो भी वो एक नेचुरल नंबर है, 2 आएगा तो भी एक नेचुरल नंबर है, 3 4 5 6 all these numbers are the natural numbers. So what will be the probability? The probability expression will be 6/6. इस particular condition का probability value क्या expression बनेगा? 6/6 because all the 6 outcomes, all the 6 sample space are in the favor of that condition which is given us in the question. So that's why the probability of that condition is 6/6, that is equal to 1. Now that the range, what we calculated that the minimum probability value that is possible is the 0. That is for those events which cannot be possible. जो कंफर्म है कि पॉसिबल हो ही नहीं सकते, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर आपने किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 कैलकुलेट किया, so what is that indicate? What is the value 0 indicate? 0 value indicate क्या करेगा? The probability 0 indicate that event is impossible event. That event is called
impossible event, and the probability for that expression we got the value 1. उन probability expressions जिनका value 1 अपने को मिलता है, what these events are called? These events are called certain to happen. These events are called certain to happen. Certain to happen का मतलब निश्चित तौर पे, certain to happen मतलब ये confirmed है कि जो आप क्वेश्चन परफॉर्म कर रहे हो, जो आप इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, that will be certain to happen मतलब वो होगा ही होगा, ये confirm है. Is it clear? Yes or no? तो प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. प्रोबेबिलिटी का हाईएस्ट वैल्यू 1 होता है, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट. सर्टेन टू हैपन, दैट इज द अदर नेम एज द श्योर इवेंट. एंड द रिमेनिंग वैल्यूज दैट कैन बी हैपन और दैट कैन नॉट बी हैपन, वो आपके अलग अलग कंडीशंस पे डिपेंड करता है. तो ये कंडीशंस है, इसका मतलब अपने ने ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बता दिया 0 होता है, प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है. अच्छा, इसके अलावा जितने भी सिचुएशनल कंडीशंस होती है जिनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाकी जो भी कंडीशंस आप परफॉर्म करेंगे उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे. क्योंकि जब किसी का मिनिमम वैल्यू पता चल जाता है और जब किसी का मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब बाकी जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे तो उसका जो वैल्यू एक्सप्रेशन है दैट विल बी बिटवीन 0 to 1, वो आपके 0 to 1 के बीच में होगा. लेकिन मैं सिर्फ बिटवीन वर्ड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने बिटवीन लिखा 0 and 1, तो बिटवीन 0 and 1 का तो मतलब ये हो जाता है कि उसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है और उसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है. तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जो श्योर इवेंट और जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो भी इवेंट के लिए आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो उनका जो वैल्यू होता है वो बिटवीन 0 and 1 होता है, मतलब 0 से ग्रेटर और 1 से लेस होगा. लेकिन अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 कैलकुलेट होगा, अगर कोई इवेंट श्योर इवेंट होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 कैलकुलेट होता है. तो ये पॉइंट आपके नोट्स में होना चाहिए क्या, कि जो प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन का वैल्यू होता है दैट इज डिफाइंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1. जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू डिफाइंड होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसी में मैं आपको लिख देता हूं, इफ प्रोबेबिलिटी इज 0, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है इज कॉल्ड, प्रोबेबिलिटी 0 को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इम्पॉसिबल. प्रोबेबिलिटी 0 is called impossible event, and the condition for that, if probability is equal to 1, अगर highest value probability का 1 होता है, so that is called sure event. तो minimum value 0 that is impossible event, maximum value 1 that is called sure event. एंड इसके अलावा जो भी कंडीशनल्स होते हैं उनका वैल्यू आपके 0 to 1 के बीच में लाई करता है. इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी का कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1. श्योर इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट्स किसको कहते हैं इसके बारे में डिस्कशन हुआ है. अच्छा, नेक्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट सिचुएशन में ये आता है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से. अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन को टॉस करने पे आउटकम्स में जो पॉसिबिलिटीज होती है दैट इज द हेड एंड टेल. कॉइन को टॉस करने पे आउटकम्स में जो पॉसिबिलिटीज होती है वो आपका इधर हेड और टेल, ये दो ही आउटकम्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा आउटकम नहीं हो सकता इफ अ कॉइन इज टॉस. तो आउटकम हेड और टेल में जो पॉसिबिलिटीज है तो टोटल आउटकम्स तो 2 हो गए. अब टोटल आउटकम्स 2 में से अगर क्वेश्चन आपके हेड के लिए पूछा जाए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो आउट ऑफ दीज 2 आउटकम्स फॉर दैट हेड 1 आउटकम विल बी फेवर. हेड आने के लिए एक आउटकम आपको फेवर करेगा आउट ऑफ 2, सो व्हाट विल बी दैट प्रोबेबिलिटी 1/2. टू गेटिंग अ टेल, टेल आने के लिए भी 2 आउटकम्स में से 1 आउटकम आपको फेवर करेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी अगेन 1/2. तो हेड आने के लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने के लिए भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आपको फेवर करेगा. इज इट क्लियर? तो ये आपको समझ में आ गया. अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ हेड, ये तो आंसर 1/2 हो गया. लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाए what is the probability of not getting a head, what is the probability not getting a head, अब बताइए क्या बताएंगे इसमें, what is the probability of not getting a head. तो not getting a head का मतलब ये हो गया कि head नहीं होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है. जो 2 आउटकम्स हैं
उन टू आउटकम्स में से अगर आपको इस कंडीशन के फेवर में अपने को आउटकम्स में देखना है तो नॉट गेटिंग अ हेड मतलब हेड नहीं होना चाहिए, तो जो आउटकम हेड है वो आपके फेवर में नहीं है, तो कौन सा आउटकम फेवर में हुआ आपका टेल। तो कितने काउंटिंग में कितना है वो वैल्यू, टेल का मतलब एक ही तो आउटकम है जो आपको फेवर कर रहा है, किस कंडीशन के लिए, नॉट गेटिंग अ हेड। तो नॉट गेटिंग अ हेड में भी आउटकम आपको 1 ही फेवर करेगा, टोटल आउटकम्स आपके 2 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा 1/2। तो इसका मतलब ये पॉइंट मैं आपसे कह सकता हूं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट दैट विल बी ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी होने के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं होने के लिए सम आपका कितना होता है 1 होता है। Probability of happening an event plus probability of not happening an event that is always is equal to 1। ये पॉइंट आपको क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज के लिए याद रखना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में P ऑफ E दे रखा है तो क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, या कोई सपोज दैट 1 मार्क्स में क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट दे रखा है और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो जो भी ऐसा कंडीशन होता है तो ये फिक्स है कि उनके आउटकम्स का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा, ये फिक्स है। आते फिर से एक नए थ्योरी पॉइंट पे। नेक्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ये होता है कि किसी भी इवेंट को जब आप परफॉर्म करते हो, किसी भी टास्क को जब आप परफॉर्म करते हो, इवेंट तो नहीं टास्क कह सकते हैं, किसी भी टास्क को जो आप अपने परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टास्क में जितने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और उस टास्क को परफॉर्म करने में जितने पॉसिबल आउटकम्स है, जितने सैंपल स्पेस हैं, अगर उन सभी सैंपल स्पेसेस के प्रोबेबिलिटी का अगर सम करते हो, अगर उन सभी सैंपल स्पेसेस के प्रोबेबिलिटी का अगर सम करते हो, देन अगेन वी विल ऑलवेज गेट द आंसर 1। जैसे 2 एग्जांपल्स के साथ इस प्रॉपर्टी को समझाना चाहता हूं। क्या, कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करने पे आउटकम्स में क्या होते हैं सैंपल स्पेस, हेड और टेल में से कोई एक होता है। तो उस कंडीशन में जैसे मैंने कहा था 2 आउटकम्स आ रहे हैं, एक हेड है और एक टेल है, तो हेड के लिए प्रोबेबिलिटी अगर निकालते तो 1/2 है, टेल के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकालते तो 1/2 है, और 1/2 प्लस 1/2 करने पे आंसर आपका 1/2 और 1/2 करने पे रफली बता रहा हूं ये कि हेड और टेल दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किया, देन वी आर गेटिंग द वैल्यू 1। एक और एग्जांपल लेते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं। डाइस को थ्रो करने पे आपके सैंपल स्पेसेस क्या होते हैं, नंबर्स एनी फ्रॉम वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सैंपल स्पेसेस है। तो जितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, जितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, अगर उन सभी सैंपल स्पेसेस के प्रोबेबिलिटी का सम करें, अगर उन सभी सैंपल स्पेसेस के प्रोबेबिलिटी का सम करें, तो उन सभी इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम आएगा फिर से 1। और ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री का मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो उसके लिए हमेशा आउटकम 1 ही आपकी कंडीशन को फेवर करेगा। दीज इवेंट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर डाइस को थ्रोन करने पे टोटल आउटकम जो 6 होता है उसमें से अगर आउटकम 1 आने के लिए अगर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना हो, आउटकम 1 आने के लिए प्रोबेबिलिटी, तो आउट ऑफ 6 1 आने के लिए 1 आउटकम ही फेवर करेगा। टोटल आउटकम आपके 6 है तो उसका प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेशन बनेगा 1/6। उसी तरीके से सैंपल स्पेस में एक नंबर होता है 2, तो क्वेश्चन आपसे पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउटकम 2, तो आउटकम 2 आने के लिए अगर पूछे तो वही कंडीशन बेटा, फिर से आउटकम 2 के लिए भी 1 ही आउटकम आपको फेवर करेगा। 2 नहीं लिखना है न्यूमरेटर में, 2 के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए, 1 हुए, टोटल आउटकम 6 है। इसी तरीके से नंबर 3 आने के लिए, 3 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, नंबर 4 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, नंबर 5 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 और नंबर 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। तो किसी भी अगर सैंपल स्पेस के आउटकम्स की अगर प्रोबेबिलिटी को निकाले और अगर इनके प्रोबेबिलिटी का सम किया जाए, इन सभी इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का अगर सम किया जाए, तो इतना तो आप समझ सकते हैं कि एलसीएम लेने पे 6 आएगा, तो 1 1 1 1 1 1 6 टाइम ऐड करने पे 6/6, देन आंसर इज 1। सो व्हाट इज दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी? द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स, the sum of the probabilities of all possible elementary events that is always equal to 1। अगर ऐसे कितने भी इवेंट्स हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जिनके आउटकम्स सैंपल स्पेसेस के पॉसिबिलिटीज पे, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, अगर उन सभी आउटकम्स के प्रोबेबिलिटी का सम करें, जितने नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, अगर उन सभी सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटी का सम करें, उन सभी सैंपल स्पेस के प्रोबेबिलिटी का अगर सम करते हैं, सो दैट इज द वैल्यू 1।
अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में यूज कहां होता है? क्वेश्चन में क्यों नहीं यूज होगा? सपोज दैट एक प्रैक्टिकली अगर बात करें, प्रैक्टिकली बात ये कर सकते हैं कि सपोज दैट ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में 3 टाइप्स के बॉल है। 3 टाइप्स के बॉल कौन कौन से? ब्लैक है, 3 टाइप्स के बॉल्स में ब्लैक बॉल है, ब्लू बॉल है और रेड बॉल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस बॉक्स में ये 3 टाइप्स के बॉल्स है, ब्लैक है, ब्लू है और रेड है, तो ब्लैक, ब्लू और रेड नंबर्स में कितने भी हो सकते हैं। ब्लैक एक्स नंबर हो सकते हैं बॉल्स, रेड आपके वाई नंबर ऑफ बॉल्स हो सकते हैं, ब्लू आपके जेड नंबर ऑफ बॉल्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ बॉल्स अलग अलग है बैग के अंदर, लेकिन है वो एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही बैग के अंदर। तो अगर एक ही बॉक्स और एक ही बैग में अगर ये 3 डिफरेंट टाइप्स के बॉल्स हैं, तो ये कंफर्म है कि जी इनका नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो इन तीनों का सम होगा। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ ब्लू बॉल और नंबर ऑफ रेड बॉल्स का सम होगा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। अच्छा, उस टोटल नंबर ऑफ बॉल के रेस्पेक्ट में अगर आप ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उन तीनों एलिमेंट्री इवेंट्स, क्योंकि एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब आउटकम्स में क्या आ सकता है? ब्लू बॉल, रेड बॉल, ब्लैक बॉल। तो ब्लू, रेड और ब्लैक बॉल की अगर पॉसिबिलिटीज पे अगर बात करें, ब्लू, ब्लैक या रेड बॉल के अगर प्रोबेबिलिटी के सम पे अगर बात करें, सो दैट अगेन द वैल्यू विल बी द 1। उनके प्रोबेबिलिटीज का जो सम का वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होगा। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं? अब सपोज दैट इन दो के लिए प्रोबेबिलिटी आपको दे दे, ब्लैक और ब्लू का प्रोबेबिलिटी अगर आपको दे दे, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके और 1 में से सबट्रैक्ट करते हैं। अगर ब्लैक और ब्लू दोनों इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम करके अगर 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे, देन वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। तो ये इस प्रॉपर्टी का इस तरीके से क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंटली यूज होता है। ध्यान रखिएगा कि जब एक से ज्यादा इवेंट्स होते हैं तो सभी इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। उसके लिए जितने भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज आपको दे रखी है और जो भी रिमेनिंग जिसका प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखा, तो जिनका प्रोबेबिलिटी गिवन उनको ऐड करके 1 में से सेपरेट करने पे आपके पास उस रिमेनिंग इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाता है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ बेसिक्स टर्म्स होते हैं, कुछ बेसिक्स एक्सप्रेशंस है प्रोबेबिलिटी के अंदर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस होता है, प्रोबेबिलिटी का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फिर मैंने बात की कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में लाई करेगा, सो दैट इज 0 to 1, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड होता है और 1 भी इंक्लूडेड होता है। 0 मींस दैट प्रोबेबिलिटी फॉर इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 है, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 है, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। इसके बाद आपको बताया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वो भी हमेशा 1 होता है। एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज 1। तो ये सारे कुछ आपके बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट है जो प्रोबेबिलिटी में अलग अलग कॉन्सेप्ट, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से इनको यूज करते हैं। अच्छा, अब कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट में, कि प्रोबेबिलिटी के लिए कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, कैसे उसके फेवरेबल आउटकम्स को काउंट करते हैं और कैसे उसकी कंडीशंस को परफॉर्म किया जाता है। तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, दैट इज द कॉइन। अब देखिए, कॉइन के रेस्पेक्ट में अगर अपने बात करें, कॉइन के अगर रेस्पेक्ट में अगर अपने बात करें, तो कॉइन के रेस्पेक्ट में जो बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर, वो आपका बन सकता है टॉस अ 1 कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन एंड टॉसिंग 3 कॉइन। 1 कॉइन को टॉस करना, 2 कॉइन को टॉस करना और 3 कॉइन को टॉस करना। तो पहले मैं इंडिविजुअल हर एक कंडीशंस के बारे में, आपसे पहले आउटकम्स के बारे में बात करूंगा और फिर उनके कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे परफॉर्म करते हैं। तो कॉइन के अंदर केस फर्स्ट में बात करते हैं 1 कॉइन के बारे में। 1 कॉइन मतलब अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, अगर 1 कॉइन की बात करते हैं तो 1 कॉइन की बात करने पे जो आउटकम्स है वो मैं लिख देता हूं। 1 कॉइन के अंदर आउटकम्स में 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर इट इज हेड और टेल। इज इट क्लियर? अगर आप 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें 2 ही आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज होती है, दैट इज हेड एंड टेल। केस सेकंड में आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें आपको क्या करना होगा, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। पहले कंडीशन सिर्फ 1 कॉइन है, लेकिन इस बार कितने कॉइन्स है? 2 कॉइन्स। 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है। तो 2 कॉइन्स को जब एक साथ टॉस करते हैं तो यहां पे जो आउटकम्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशंस भी डिफरेंट बनेगी। कैसे? पहले तो आपने सिर्फ एक कॉइन को टॉस किया तो या तो एक बार में हेड आ जाएगा या एक बार में टेल आ जाएगा।
लेकिन जब दो कॉइन्स को एक साथ टॉस करते हैं, साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं, इफ टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो बात करते हैं कि आउटकम्स में क्या पॉसिबिलिटीज होती है, कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, आउटकम्स में क्या पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, इनके बारे में अपने को डिस्कशन करना है। तो आउटकम्स में अगर पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, टू कॉइन्स के अंदर अगर आउटकम्स में पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं तो देखिए क्या हो सकता है, मैं आपको बताता हूं। पहली पॉसिबिलिटी जो होती है वो ये होती है कि दोनों कॉइन पे आपका हेड हो सकता है, यस और नो, ये बात तो आप भी सपोर्ट करेंगे इस चीज के लिए कि पहले कॉइन पे भी हेड आ गया और दूसरे कॉइन पे भी हेड आ गया। अच्छा, जो दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि फर्स्ट कॉइन पे हेड आए और विद रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइन आपका टेल आए। इंपॉर्टेंट है कि पहले कॉइन पे क्या आ रहा है, दूसरे कॉइन पे क्या आ रहा है, क्योंकि दो कॉइन अलग अलग है तो आप दोनों को सेम नहीं समझ सकते। एक कॉइन अलग है, दूसरा कॉइन अलग है, तो दो अलग अलग कॉइन अगर टॉस करें तो पहले वाले कॉइन में आपने आउटकम में हेड आ गया, दूसरे वाले कॉइन में आउटकम में आपका टेल आ गया। तीसरी जो पॉसिबिलिटीज होती है वो ये होती है कि पहले कॉइन पे तो टेल आ गया लेकिन दूसरे कॉइन पे क्या आ गया, हेड आ गया। और जो फोर्थ पॉसिबिलिटी है आउटकम में वो आपका ये है कि दोनों कॉइन पे टेल आ सकता है। इज इट क्लियर? इसी तरीके से बात करते हैं केस थर्ड के बारे में। ये कॉइन पे पूरा डिस्कशन आज कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखिएगा, ताकि मैं इंडिविजुअल बार एक्सरसाइज में, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहले उसके टोटल आउटकम्स को समझना पड़ता है। बिना आउटकम्स को समझे हुए कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म ही नहीं हो सकता। तो बात करते हैं थ्री कॉइन्स के आउटकम्स के बारे में, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, जिस तरीके से दो कॉइन्स के आउटकम्स में आपके पास में 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो आउटकम्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट कॉइन पे क्या है और सेकंड कॉइन पे क्या है। तो फर्स्ट कॉइन और सेकंड कॉइन्स के अलग अलग पॉसिबिलिटीज में आपने ये देखा कि 2 कॉइन्स में 4 आउटकम्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 3 कॉइन्स को जब आप एक साथ टॉस करते हैं, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, तो जो आउटकम्स में पॉसिबिलिटीज होती है वो आपके 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। जी हाँ, 3 कॉइन्स आर टॉस, तो पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं वो आपके 8 आउटकम्स होते हैं। कितना आउटकम्स होते हैं? 8। तो 8 आउटकम्स को अब लिखते कैसे? अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो बहुत दिक्कत आती है। तो 8 का आउटकम्स को लिखने का बेसिक तरीका क्या सिखाता हूं मैं, कि आपने जो दो आउटकम्स के लिए आपके 4 मतलब पॉसिबिलिटीज होती है, आप उनको लिखिए एक बार। तो सर पूछा तो 3 कॉइन का, फिर आप 2 कॉइन का, वेट तो करो, देखो कैसे लिखते हैं। 2 कॉइन के आउटकम्स को लिखा। अच्छा, एक बार और इसी 4 वैल्यूज को रिपीट कर लो, एक बार और इसी 4 वैल्यूज को रिपीट कर ले। तो चलो रिपीट करते हैं, तो क्या बनेगा? फिर HH, HT, TH और TT, ये रिपीट कर लिया। अच्छा, रिपीट करने के बाद में अब क्या करना है? रिपीट जैसे आपने किया इनको वापस से, अब जो फर्स्ट 4 है उसमें तो आप हेड यूज कर लो, और जो लास्ट 4 है उसमें आप ये टेल यूज कर लो। तो ये आपके टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स आ गए? 8 पॉसिबल आउटकम्स। टोटल कितने डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आ गए? 8 डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स। दीज आर द एक्सप्रेशन HHH, H is denoted for head and T is denoted for tail. H आपका हेड के लिए डिनोट होता है और T आपका टेल के लिए डिनोट किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो टोटल 3 कॉइन्स के अंदर आउटकम्स में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आउटकम्स में 2 होते हैं वैल्यूज, यहाँ पे आउटकम्स में 4 होते हैं वैल्यूज, और यहाँ पे आउटकम्स में 8 वैल्यूज होते हैं। अब वो 8 पॉसिबल आउटकम्स है कौन कौन से, तो उसका ब्रीफली डिस्क्रिप्शन से मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है कि कौन कौन से आउटकम्स आपके डिफरेंट कंडीशंस पे बनते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और एडवांस में चलते हैं कि ये तो चलो ये बेसिक लेवल पे आपको समझ में आ गया कि अगर एक बार 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो इन 8 में से, इन 8 आउटकम्स में से पर्टिकुलर किसी एक आउटकम्स का जो सीक्वेंस है वो उन 3 कॉइन पे रिपीट होते हुए नजर आएगा। इन 8 के अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। जो भी तीनों आउटकम्स आएंगे वो इन 8 आउटकम्स में से कोई एक सीक्वेंस फॉलो करेगा, चाहे वो कोई भी फॉलो करे वो अलग बात है। तो इसीलिए प्रॉबिलिटी की बात हो रही है, कंफर्मेशन नहीं। प्रॉबिलिटी का मतलब ही चांसेस होता है कि जो पर्टिकुलर कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटीज क्या है, उसके लिए कंडीशंस कौन कौन से फेवर कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें तो एक ही आउटकम्स है तो इसको तो याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, इसीलिए हेड टेल को लेके। लेकिन 2 कॉइन्स के लिए जब आप बात करते हैं, अच्छा देखिए इसमें पॉसिबिलिटीज क्या बात करते हैं बेटा, कि 2 कॉइन्स को अगर 1 टाइम टॉस करते हैं तब तो इन 4 में से कोई एक आउटकम्स आएगा। लेकिन अगर इन्हीं 2 कॉइन्स को मैं 500 टाइम टॉस कर लूं, इन्हीं 2 कॉइन्स को अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 500 टाइम्स, अब होगा क्या?
पहली बार टॉस किया, इन 4 में से कोई एक आउटकम आएगा, दूसरी बार टॉस किया, फिर इन 4 में से कोई एक आउटकम, तीसरी बार टॉस किया, फिर इन 4 में से कोई एक आउटकम, क्योंकि हर बार जो आउटकम रिपीट होगा वो इन 4 में से कोई एक आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज पे काम करेगा, इसके अलावा कोई नया आउटकम आ जाए ऐसा कुछ नहीं है। तो हर बार क्या होगा कि 500 बार भी अगर टॉस कर रहे हैं, 500 टाइम्स भी अगर 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, तो जो आउटकम्स की रिपीटेशन है, जो आउटकम्स में जो वैल्यूज आएगा वो आएगा इन 4 की कैटेगरी में से। तो इन 4 की कैटेगरी में आएगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे अलग अलग नहीं करते हैं, फिर वहां पे एक मतलब अपने लेवल पे एक डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं कि अगर 2 कॉइन्स को ज्यादा बार टॉस किया जा रहा है तो पॉसिबिलिटीज में देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्या कंडीशन होती है। पॉसिबिलिटीज में फिर ये कंडीशन होती है क्या कि आपके पास में जो आउटकम्स बनते हैं, जो यहां पे आपके पास में जो पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं, वो आउटकम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे मैंने लिखा 2 हेड, 1 हेड, 0 हेड। अब ये क्या चीज हुई? तो देखिए मैंने क्या किया, जब ये 500 बार इनमें से कोई एक एक आउटकम बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट अगर होता रहेगा, तो मैं से बार बार ये तो लिखूंगा HH, फिर TH, फिर कभी फिर TT, फिर HH, फिर TH, फिर TT, फिर HT। तो ऐसे तो अगर मैं 500 आउटकम्स लिखूंगा तो ना तो समझना मुश्किल हो, ना तो समझाना पॉसिबल है, ना समझना पॉसिबल है। तो क्या करते हैं वहां पे इस टाइप का एक कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बना लेते हैं? जिससे कि एक आइडिया हो जाता है कि पॉसिबिलिटीज में क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज में जो आउटकम्स हैं, इन 4 आउटकम्स में से जो हर बार रिपीटेशन है, तो इन 4 आउटकम्स के लिए 3 कैटेगरी बना दी। 3 कैटेगरी कौन सी? एक वो कैटेगरी जिसमें दोनों हेड है, एक वो कैटेगरी जिसमें 1 हेड है। अब पहले आए बाद में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आ रहा तो एक हेड है तो वो दोनों आउटकम्स उसमें काउंट हो जाएंगे। और तीसरा पॉसिबिलिटी जिसमें 0 हेड है, क्योंकि दोनों टेल होने का इनडायरेक्ट मतलब होता है कि उनमें 0 नंबर ऑफ हेड है। दोनों टेल होने का मतलब उन आउटकम्स में कितने नंबर ऑफ टेल है? 0। तो ऐसे करके इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। अगर एक बार टॉस करते हैं तो इन 4 के लिए आउटकम्स में से कोई एक प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, लेकिन अगर 200, 300, 400, 500 टाइम्स अगर 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमेशा पेपर में डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, अच्छा कई बच्चे सोचते हैं सर हमारे को बनाना है, नहीं, 500 टाइम आप टॉस करके थोड़ी बनाओगे। 500 टाइम टॉस क्वेश्चन में लिखता है और उसके बाद में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम आपको दिया जाता है कि 500 बार टॉस करने पे ये आउटकम्स आपको टेबल में बता रखे हैं कि आउटकम्स में 2 हेड, उसकी पर्टिकुलर जो भी फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसमें बता देता हूं ये फ्रीक्वेंसी टर्म का मतलब वैसे तो आपको पता ही है कि काउंटिंग वैल्यू होता है। फ्रीक्वेंसी टर्म का मतलब काउंटिंग, जैसे 2 हेड है, अब जितनी बार टॉस किया गया उसके हिसाब से सपोज दैट ये 250 टाइम, ये 150 टाइम और ये 100 टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 500 टाइम्स, अगर 2 कॉइन्स को 500 टाइम्स अगर टॉस किया गया और ये अगर आउटकम्स दे रखे, इसका मतलब उन 500 टाइम्स में से 250 टाइम्स तो 2 हेड आ रहे हैं, 150 टाइम्स 1 हेड आ रहे हैं और 100 टाइम आपके 0 हेड आ रहे हैं। अच्छा कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर टेल के बारे में तो कोई बात ही नहीं की। बिल्कुल सही सोचा आपने कि टेल के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया तब कहां से लाएंगे आउटकम्स? तो देखिए टेल के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आउटकम्स क्या है? अब जिन आउटकम्स 250 के अंदर दोनों हेड है, तो दोनों अगर हेड है जिन आउटकम्स में है, तो इनडायरेक्टली अगर बात करें तो वो 0 टेल ही तो होगा। अगर दोनों आउटकम्स हेड है तो क्या इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ टेल है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब 250 आउटकम्स अगर 2 हेड को सपोर्ट कर रहे हैं तो वही 250 आउटकम्स टेल की कंडीशन में किसको सपोर्ट करेंगे? 0 टेल, गेटिंग नो टेल। तो नो टेल अगर कहे तो आपके पास में फेवरेबल आउटकम्स वैल्यू 250 होगा। अच्छा 1 हेड का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग 1 टेल ही होता है, क्योंकि अगर एक हेड है तो एक टेल होगा। और जो आउटकम्स 0 हेड के लिए है वो आपके आउटकम्स 2 टेल को फेवर करेंगे। जो आउटकम्स आपके 0 हेड है, 0 हेड का मतलब कोई हेड नहीं है, इसका मतलब इनडायरेक्टली उसमें टेल कितने हैं? 2 टेल्स है। तो ये दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 टाइम टॉस करने पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इन 4 के रिस्पेक्ट में आंसर दिया जाता है। और 500 टाइम भी अगर टॉस करते तो आएगा तो इन 4 में से बार बार कोई ना कोई एक रिपीटेशन, लेकिन वहां पे आउटकम्स को इस तरीके से नहीं बता के इस तरीके से टेबल्स फॉर्म में बताया जाता है। क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है कि 500 टाइम्स टॉस किया तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फ्रीक्वेंसी आउटकम्स है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी में मैं चाहे आपसे हेड के लिए पूछूं चाहे टेल के लिए पूछूं, आपको उसका फेवरेबल आउटकम्स देखना है, टोटल आउटकम्स 500 से डिवाइड करना है, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू रिड्यूस होकर आता है
फ्रैक्शन फॉर्म में या डेसिमल फॉर्म में, जैसे भी आप चेंज करना चाहते हो, दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कंडीशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसी तरीके से इसमें भी कैटेगरी बनाई जाती है। इसमें भी अगर क्वेश्चन में वन टाइम टॉस करना है तब तो इन 8 के रेस्पेक्ट, अभी मैं सारे आपसे क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा, अभी सिर्फ कंडीशन समझा रहा हूं। वन टाइम टॉस करते हैं तो इन 8 के रेस्पेक्ट में आंसर देना है। उसी तरीके से अगर वैल्यूज में सपोज दैट आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि 200 टाइम आपने टॉस किया, तो 200 टाइम्स अगर आपने टॉस किया है तो 200 टाइम टॉस करने पे इसमें भी वही वाली बात है कि इसमें भी एक कॉलम बनेगा आउटकम्स का और दूसरा कॉलम बनेगा फ्रीक्वेंसी का। अच्छा, यहाँ पे आउटकम्स में मेरे को 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो डिफरेंट 8 आउटकम्स आते हैं वन टाइम टॉस करने पे, तो 500 टाइम्स अगर 200 टाइम्स जितने भी बार मैं टॉस करूंगा तो इन 8 में से कोई एक आउटकम रिपीट होगा, यस और नो? तो इन 8 में से अगर कोई एक आउटकम रिपीट होगा तो कैटेगरी क्या क्या बनेगी? कैटेगरी अलग अलग कैटेगरी क्या बनाते हैं? एक कैटेगरी बनेगा 3 हेड का, फिर एक कैटेगरी बनेगा जिसमें 2 हेड है, ये देखो 2 हेड 2 हेड 2 हेड, तो एक कैटेगरी बनेगा 2 हेड का, फिर एक कैटेगरी बनेगा 1 हेड 1 हेड 1 हेड, तो एक कैटेगरी बनेगा 1 हेड का और एक कैटेगरी बनेगा 0 हेड का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर 3 कॉइन्स को आप मोर देन 1 टाइम टॉस कर रहे हो, 100 टाइम 200 टाइम 300 टाइम जैसा भी, तो ये कंडीशंस, ये पॉसिबिलिटीज आपकी आती है, ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? एक सिंपल सा जैसे एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे ये आपके पास में आ गया 60 टाइम, ये आपके पास में आ गया 40 टाइम, ये आपके पास में आ गया 70 टाइम और ये आपके पास में आ गया 30 टाइम। मतलब इस बार जो कंडीशन है वो ये है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 200 टाइम्स। अगर 3 कॉइन्स को आप 200 टाइम्स टॉस करते हैं, अगर 3 कॉइन्स में अगर आप 200 टाइम टॉस करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन आउटकम्स कुछ इस तरीके से टेबल्स में दिया जाता है, जिसमें 3 हेड के आउटकम्स, 2 हेड के आउटकम, 1 हेड के, 0 हेड के। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर टेल पे आ जाता है, हेड पे आता है, तब तो जिस पे पूछे जा रहे हैं बस उसके आउटकम्स को ले लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड? 60/200, 2 हेड 40/200, 1 हेड 70/200, 0 हेड 30/200। इज इट क्लियर? किस कंडीशन में? 200 टाइम्स में। अच्छा, 200 टाइम्स में अगर ये है तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि टेल में अगर बात करते हैं तो जितने आउटकम्स में 3 हेड है मतलब उतने आउटकम्स में 0 टेल है, जितने आउटकम्स में 2 हेड है इसका मतलब उतने आउटकम्स में 1 टेल है, जितने आउटकम्स में 1 हेड है इसका मतलब उतने आउटकम्स में 2 टेल है, और जितने आउटकम्स में 0 हेड है इसका मतलब उतने आउटकम्स में 3 टेल है। यस और नो? बात ये हुई कि 200 मतलब मोर देन 1 टाइम्स होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया जाएगा, चाहे वो विद रिस्पेक्ट टू हेड हो चाहे विद रिस्पेक्ट टू टेल हो। अगर हेड होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस टेल बन जाएगा और टेल होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस हेड बन जाएगा। और अगर 1 टाइम कहे तो 1 टाइम में ये पॉसिबिलिटीज होती है। तो 1 टाइम में अगर बात करते हैं, 1 टाइम, ये देखना, अब 1 टाइम की कैटेगरी अगर कैसे बनाते हैं, ये 200 टाइम्स में कैटेगरी बना था, 1 टाइम्स में देखिएगा कि कैसे कैटेगरी बनता है, समझना इस बात को। ये भी काफी आपको सपोर्ट करेगा क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करने में। अब इसमें भी मैंने इसी तरीके से 4 कॉलम बना दिए, सपोज दैट आउटकम्स और इसकी फ्रीक्वेंसी। अब आउटकम्स में अगर 1 टाइम बात करते हैं तो 3 के 3 हेड हो तो उसमें 1 कंडीशन फेवर करेगा, 2 हेड के लिए अगर बात करें तो 3 आउटकम्स फेवर करते हैं, 1 हेड के लिए बात करते हैं तो 3 आउटकम्स फेवर करते हैं, और 0 हेड के लिए बात करते हैं तो 1 आउटकम फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 टाइम टॉस करने पे आउटकम्स 8 होते हैं। तो इन 8 आउटकम्स में कौन कितनी बार है? 3 हेड 1 टाइम है, 2 हेड जो है वो 3 केस में होते हैं, 1 हेड जो है वो भी आपके 3 कंडीशंस में होते हैं, और 0 हेड आपका 1 कंडीशन में होता है। आई थिंक समझ में आया होगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं। मोर देन 1 टाइम होता है तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में दिया जाता है, और सिर्फ 1 टाइम है तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने माइंड में अपने रफ वर्क के अंदर इमेजिन कर सकते हो कि सैंपल स्पेस में तो ये 8 सैंपल स्पेस बनेंगे, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि उन 8 सैंपल स्पेस के अंदर 3 हेड एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 3 हेड के लिए एक पॉसिबिलिटीज हो सकता है, 2 हेड के लिए 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, 1 हेड आने के लिए भी 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, और 0 हेड के लिए 1 पॉसिबिलिटीज जो होती है वो उस कंडीशन को फेवर करेगा। इसे क्लियर? अच्छा, अब इसमें देखिए मैं कुछ कंडीशन पे बात करता हूं। 1 कॉइन पे तो क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि 1 कॉइन तो बहुत सिंपल सा कंडीशन है, इसलिए 1 कॉइन पे क्वेश्चन नहीं बनता। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है वो 2 कॉइन्स या 3 कॉइन्स को लेके ही आएगा। तो मैं बात करता हूं 1 टाइम में। ये तो बहुत आसान है, 500 टाइम 200 टाइम, तो इसमें बस टेबल में देखना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड? 250/500, 1 हेड 150/500, 0 हेड 100/500। तो ये तो टेबल से बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड अगर क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा 1 कंडीशंस के लिए आता है, 1 टाइम टॉस करने पे आता है।
अब वन टाइम टॉस करने पे आता है तो इन 4 में से कोई अच्छा इसमें भी अगर बात करते हैं तो इसमें भी आप ये चीज दे सकते हैं वन टाइम के अंदर। इसमें अगर वन टाइम की कैटेगरी की बात करते हैं तो मैं यहीं पे बना देता हूं, देखो वन टाइम की कैटेगरी के लिए क्या आउटकम्स में पॉसिबिलिटी हो सकती है। वन टाइम में आउटकम्स और उसके साथ फ्रीक्वेंसी। अब आउटकम्स में वही है 2 हेड के लिए, 1 हेड के लिए और 0 हेड के लिए। तो 4 में से 2 हेड के लिए 1 आउटकम फेवर करेगा, 1 हेड के लिए 2 और 0 हेड के लिए 1। बस 4 को इस तरीके से 1, 2 और 1 में डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, जो सबसे कंफ्यूजिंग होते हैं ये 2 वर्ड्स जो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, इसलिए पहले इनको क्लियर करना जरूरी है कि एटलीस्ट को कैसे याद रखना है और एटमोस्ट को कैसे याद रखना है। जब भी किसी क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड आता है और जब भी किसी क्वेश्चन में एटमोस्ट वर्ड आता है, तो जहां पे भी क्वेश्चन में एटलीस्ट करके क्वेश्चन पूछता है, एटलीस्ट हिंदी ट्रांसलेशन सबको पता होता है, एटलीस्ट करके अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका मतलब होता है कम से कम। कम से कम मतलब उतना तो आना ही चाहिए और उससे ज्यादा भी आ सकता है। और अगर किसी क्वेश्चन में एटमोस्ट आता है तो एटमोस्ट का मतलब ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा उतना ही आ सकता है। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा उतना ही आ सकता है, उससे ज्यादा फिर वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसको समझने का दूसरा तरीका, कैलकुलेशन में अप्लाई करने का दूसरा तरीका कि एटलीस्ट का मतलब कम से कम उतना आना चाहिए, उससे ज्यादा नंबर आना चाहिए। तो एटलीस्ट के लिए आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, मोर देन और इक्वल टू। याद रखिएगा एटलीस्ट अगर आ रहा है तो उसके लिए दूसरा तरीका याद रखने का मोर देन और इक्वल टू होता है। एटमोस्ट अगर आ रहा है तो एटमोस्ट के अंदर जो आउटकम्स लेने होते हैं वो लेस देन और इक्वल टू करके याद रखा जाता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को एटलीस्ट और एटमोस्ट में कंफ्यूजन होता है। तो जहां पे भी कोई इतना तो याद रख लो कम से कम, फिर आराम से आप सॉल्यूशन बना सकते हो। एटलीस्ट जहां पे भी आता है ना क्वेश्चन, तो वहां पे लिख लो मोर देन और इक्वल टू। एटलीस्ट का मतलब वहां पे क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड को हटा के आप अपने माइंड में इमेजिन कर लो कि मेरे को कैलकुलेशन एटलीस्ट करने का मतलब किसके लिए करना है, मोर देन और इक्वल टू के लिए करना है। एटलीस्ट कैलकुलेट करने का मतलब मेरे को कैलकुलेशन किसके लिए करना है, मोर देन और इक्वल टू के लिए करना है। और एटमोस्ट कैलकुलेशन करना है तो इसका मतलब मेरे को किसके लिए करना है, लेस देन और इक्वल टू के लिए करना है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चंस पे बात करते हैं। पहले इसी के कॉरेस्पॉन्डेंस लिखता हूं, फिर इसके नीचे इसके कॉरेस्पॉन्डेंस, ताकि आपके पास में इस पूरे मतलब बोर्ड पे जो वर्क हो रहा है इससे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कैटेगरी समझ में आ जाएगी कि किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो एटलीस्ट और एटमोस्ट अगर ये वर्ड है तो मैं आपको देखो, अब मैं आपसे सीधी सी बात अगर ये पूछूं कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, और 2 कॉइन्स में अगर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है गेटिंग 2 कॉइन्स में अगर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है गेटिंग 2 हेड्स, तो बताइए आप ऐसे किसी को कोई दिक्कत होगा प्रोबेबिलिटी निकालने में? If 2 coins are tossed one time, if 2 coins are tossed simultaneously, ऐसा क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है। और उसमें पूछा आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। 2 हेड्स का मतलब 2 हेड्स बस। तो 2 हेड्स कितने, 4 में से कितने आउटकम्स 2 हेड्स को फेवर कर रहे हैं, 1। सो गेटिंग 2 हेड्स, जो भी इसका रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आप लिखते हैं PE, दैट इज द वैल्यू 1/4, क्योंकि 4 आउटकम्स में से 1 आउटकम है जो आपके 2 हेड्स को फेवर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अब देखिए, अब यहां पे मेरा क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 हेड, और अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब क्वेश्चन ये है, इसी के लिए बात करो बेटा, जो 2 कॉइन्स है उसके सामने मतलब उसी के लिए 3 कॉइन्स के लिए लिखूंगा, मतलब वो 3 कॉइन्स के लिए। तो 2 कॉइन्स को अगर आपने टॉस किया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1, तो आते हैं एटलीस्ट 1। मैंने तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, इसलिए मैंने एटलीस्ट की जगह अपने आप को क्वेश्चन को चेंज कर दिया, अपने क्वेश्चन को, और एटलीस्ट की जगह अपने माइंड में क्वेश्चन बना लिया क्या, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन और इक्वल टू 1 हेड, मोर देन और इक्वल टू 1 हेड, मोर देन और इक्वल टू 1 हेड। तो ये देखिए ये 3 कैटेगरी बनती है। तो इन 3 कैटेगरी में से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसमें मोर देन और इक्वल टू 1 हेड है? तो ये देखिए ये कैटेगरी जिसमें 1 हेड है, और ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें मोर देन 1 हेड है। ये कैटेगरी जिसमें इक्वल टू 1 हेड है, और ये कैटेगरी जिसमें मोर देन 1 हेड है। तो इसका मतलब इस कैटेगरी को फेवर कितना आउटकम्स कर रहे हैं, 2। इस कैटेगरी को फेवर कितना आउटकम्स कर रहे हैं, 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, एटलीस्ट 1 हेड का, एटलीस्ट 1 हेड का प्रोबेबिलिटी बनेगा 3/4। थर्ड कंडीशन में सपोज दैट मेरे पास में क्वेश्चन है एटमोस्ट 2 हेड, और इसके लिए फिर अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फिर से वही काम करूंगा। मेरे को तो एटमोस्ट समझने में समझाने में दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो मैंने सीधा सीधा रट लिया कि एटमोस्ट का मतलब लेस देन और इक्वल टू। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन और इक्वल टू 2 हेड,
लेस देन और इक्वल टू 2 हेड, मतलब वो आउटकम्स लेने हैं जिसमें 2 हेड है और उससे लेस है। तो कौन कौन से आउटकम्स जिसमें 2 हेड और उससे कम हेड है? ये कैटेगरी है जिसमें इक्वल टू 2 हेड है, ये कैटेगरी जिसमें लेस देन 2 हेड है, और ये कैटेगरी भी ऐसी जिसमें लेस देन 2, क्योंकि 0 भी 2 से लेस ही होता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि 2 हेड इक्वल टू में आ गया और 1 हेड और 0 हेड जो उसके लेस देन के लिए फेवर हो गया। इसका मतलब तो ये 4 के 4 आउटकम्स फेवर करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। तो 4 के 4 अगर आउटकम्स फेवर करेंगे, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज द 1। और इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर क्वेश्चन आता है if 2 coins are tossed 500 times the distribution is given in the following table, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आउटकम्स है वो आपको टेबल में दे रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड? 250, 1 हेड 150 अपॉन 500, 0 हेड 100। अच्छा, इसमें भी वही कंडीशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड? इस क्वेश्चन में अगर इस कंडीशन के लिए पूछे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो एटलीस्ट का मतलब मैं सीधा गया वहां पे मोर देन और इक्वल टू, मतलब मेरे को मोर देन और इक्वल टू 1 हेड के वाले आउटकम्स को लेना है। मोर देन और इक्वल टू 1 हेड, तो ये वो आउटकम है जिसमें 1 हेड है और ये वो आउटकम जिसमें मोर देन 1 हेड है। तो ये आउटकम और ये आउटकम प्लस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2 और 1 ऐड हुआ था 3 बना था, तो यहाँ पे 150 आउटकम और 250 आउटकम ऐड होकर टोटल आउटकम बनेंगे 400। सो प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल बी 400 अपॉन 500। इज इट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से आपके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, ये सेम कंडीशन यहाँ पे अगर मैं पूछता हूं गेटिंग 3 कॉइन्स के लिए बात करते हैं। 3 कॉइन्स में अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अब हेड के लिए नहीं, अब टेल के लिए बात करेंगे। तो टेल के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स, तो 3 टेल्स के लिए अगर बात करेंगे तो इतना आपको ही पता है कि 3 के 3 टेल्स जो होते हैं वो 8 आउटकम्स में से सिर्फ 1 आउटकम्स में होते हैं, क्योंकि जो आउटकम 3 हेड 2 हेड 1 हेड और 0 हेड के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए समझ आएंगे आप कि 3 हेड का मतलब 0 टेल, 2 हेड का मतलब 1 टेल, 1 हेड का मतलब 2 टेल और 0 हेड का मतलब 3 टेल। तो 8 आउटकम्स में से सिर्फ एक आउटकम्स ऐसा होता है जिसमें आपके तीनों टेल्स आपको फेवर करते हैं। सो दैट प्रोबेबिलिटी इज 1/8। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट बनता है, एटलीस्ट और एटमोस्ट। If 3 coins are tossed simultaneously, what is the probability of getting at least? अच्छा, अब इसमें पूछ लेते हैं एटलीस्ट 1 हेड। तो कोई नया काम तो है नहीं, वापस से काम तो वही करना है। एटलीस्ट दैट इज रिप्लेस बाय मोर देन और इक्वल टू 1। तो मेरा क्वेश्चन बना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन और इक्वल टू 1 हेड? मोर देन और इक्वल टू 1 हेड, तो ये कंडीशन जिसमें 1 हेड है, मोर देन 1 हेड, मोर देन 1 हेड, इक्वल टू 1 हेड, मोर देन 1 हेड। 2 जो होता है वो 1 से ज्यादा ही होता है, 3 भी 1 से ज्यादा होता है। 3 + 3 6 + 1 7। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 7/8। तो बहुत आसान है, अगर अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहते हो तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। अब इस कंडीशन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसमें क्वेश्चन है एटमोस्ट 2 टेल्स, कोई दिक्कत नहीं है। एटमोस्ट इज रिप्लेस बाय द वर्ड लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू 2 टेल्स, लेस देन और इक्वल टू 2 टेल। तो सबसे पहले जाता हूं तो 2 टेल पे, ये रहा देखो 2 टेल। अब 2 टेल और लेस देन और इक्वल टू 2 टेल, तो ये 2 टेल, ये कंडीशन लेस देन 2 टेल, ये कंडीशन लेस देन 2 टेल। अब इस पे आउटकम्स 3, इस पे आउटकम्स 3, इस पे आउटकम 1। तो बहुत आसान है समझना और लिखना, एंड दैट द आंसर इज अगेन 7/8। इसी तरीके से what is the probability of getting at least 2 heads लगा सकते हो इसमें। अच्छा, इसके लिए जब अगर करना है तो बात वही है, probability of getting at least 2 heads, कम से कम 2 हेड तो होनी चाहिए। तो कम से कम मेरे को कंफ्यूजन होता है, तो मैंने एटलीस्ट के लिए वर्ड यूज कर लिया, फिक्स रट लिया, क्या? मोर देन और इक्वल टू। तो अब मेरा क्वेश्चन हो गया मोर देन और इक्वल टू 2 हेड, मोर देन और इक्वल टू 2 हेड, 2 हेड इक्वल टू 2 हेड, मोर देन 2 हेड। समझ में आ रहा है जो कहना चाह रहा हूं? ये मतलब यहां पे जब पॉइंट आउट कर रहा हूं इसका मतलब ये तो इक्वल टू हो गया, और ये वो कंडीशन है जो मोर देन 2 हेड है। तो 2 हेड और मोर देन 2 हेड, आउटकम 3, आउटकम 1, 3 + 1 4। सो प्रोबेबिलिटी इज वैल्यू 4/8, सिंप्लीफाई होके 1/2। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, जो मैंने हर कंडीशंस पे कॉइन्स को लेके आपको एक्सप्लेन कर दिया। 1 कॉइन के आउटकम्स,
2 कॉइन्स में आउटकम्स आपको बता दिए, आउटकम्स की कैटेगरी बता दी, मोर देन 1 टाइम होता है तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आता है, 1 टाइम होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 कॉइन्स को जब 1 टाइम टॉस करते हो तो 8 आउटकम्स होते हैं, 8 का आउटकम्स में ये पॉसिबिलिटी की कंडीशंस होती है। मोर देन, एक एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन में दिया जाएगा इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 200 टाइम्स एंड द आउटकम्स इज गिवन इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये लिखता है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 1 टाइम, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 1 टाइम, तो 1 टाइम अगर टॉस करते हैं तो आउटकम्स में ये 4 कैटेगरी होती है और इन 4 कैटेगरी में ये आउटकम्स होते हैं। इनमें से जो भी क्वेश्चन पूछे एटलीस्ट और एटमोस्ट, और यहाँ पे नहीं, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर एटलीस्ट और एटमोस्ट कहता है तो आप अपनी कॉपी में टॉप पे ये नोट कर लेना कि एटलीस्ट का मतलब मेरे को मोर देन और इक्वल टू लेके सॉल्व करना है और एटमोस्ट का मतलब मेरे को लेस देन और इक्वल टू लेके सॉल्व करना है। तो ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक्स, इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक्स, कार्ड्स के, डाइस के, जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसके काफी सारे डिफरेंट कैटेगरीज पे बात करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।